Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह वीडियो क्रैश कोर्स फॉर कम्पेटिटिव इंग्लिश के लिए है एंड आज का टॉपिक है स्पॉटिंग एरर्स एक्सरसाइज 1। आज हम स्पॉटिंग एरर की एक्सरसाइज 1 सॉल्व करेंगे और इस क्रैश कोर्स में रोज़ाना एक एक्सरसाइज हम आपके साथ सॉल्व करेंगे और यह एक्सरसाइज आपको रोज़ाना हम देंगे। इसका जो क्रम रहेगा वह स्पॉटिंग एरर के बाद अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के बाद सिनोनिम्स के बाद फिल इन द ब्लैंक्स के बाद एक्टिव पैसिव के बाद एंटोनिम्स के बाद सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के बाद डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच के बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद क्लोज टेस्ट के बाद फिर पैसेज रीडिंग के बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड उसके बाद करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स और इसके बाद फिर कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग। ये इसका क्रम रहेगा। तो इस क्रम में आप लोग जो भी इस वीडियो को बच्चे देख रहे हैं वो इस क्रम के लिए तैयार रहें और रोज़ाना एक एक्सरसाइज अपनी करने के लिए तैयार हो जाएं। आज की क्रैश कोर्स की स्पॉटिंग एरर की एक्सरसाइज 1 है एंड इसके इंस्ट्रक्शंस हैं रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर ऑन इट। द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। The letter assigned to that part is the answer. If there is no error, mark E. Ignore errors of punctuation if any. प्रत्येक सेंटेंस को पढ़िए और या ज्ञात करिए कि क्या उस सेंटेंस में कोई गलती त्रुटि मिस्टेक है। अगर द एरर इफ एनी यानी अगर कोई गलती उसमें है तो उस हिस्से को दिया गया जो नंबर है वह उसका आंसर होगा। विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मतलब द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस तो वह गलती किसी एक ही हिस्से में होगी। The letter assigned to that part is the answer और उस पार्ट को यानी उस हिस्से को जो लेटर वहाँ असाइन किया गया है बताया गया है लिखा गया है वह उसका आंसर होगा यानी वह उसका उत्तर होगा। If there is no error mark E और अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो फिर E को मार्क करिए। मैं सभी क्वेश्चंस में पढ़ूंगा और उसके रीजंस मैं आपको बताता जाऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा मौका दूंगा, 1 मिनट का मौका दूंगा या 30 सेकंड्स का मौका दूंगा कि आप उस एक्सरसाइज को सुन करके और स्क्रीन पर पढ़कर उसको सॉल्व कर पाएँ एंड उसके बाद फिर मैं इसके आंसर्स बताऊंगा और पूरे रीजंस के साथ बताऊंगा। सभी रीजंस आपको क्लियर करूंगा। बहुत ध्यान से एक्सरसाइज को सुनिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज्ड द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज्ड सो मच दैट ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक ईच एंड मीट। तो देखिए एरर स्पॉटिंग को सॉल्व करने के लिए हमको शुरू से ही फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग हमको यह देखना चाहिए कि उसमें क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। तो किसी भी स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन में टेंसेस की गलतियां हो सकती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की गलतियां हो सकती हैं,
एंड एक्टिव पैसिव की गलतियाँ भी हो सकती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी गलतियाँ हो सकती हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की भी गलतियाँ हो सकती हैं, एंड पार्टिसिपल जेरंड नॉन फाइनाइट की भी गलतियाँ हो सकती हैं। ऐसी कोई भी गलती उसमें हो सकती है। तो हमको शुरू से ही द कॉस्ट ऑफ लिविंग, यहाँ पर ये देखिए द कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो ये कॉस्ट प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ है। लिविंग यहाँ जेरंड का काम कर रहा है, दैट इज़ ओके। एंड हैज़ इंक्रीज्ड, तो हैज़ का सब्जेक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग है, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंक्रीज्ड, हैज़ इंक्रीज्ड, तो ये परफेक्ट टेंस बन रहा है। इंक्रीज्ड में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इट इज़ ओके। एंड सो मच, सो मच का मतलब है टू दैट एक्सटेंट, टू मतलब मच के साथ सो आता है, दिस इज़ ऑल ओके। एंड दैट ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट, सो मच, और उसके बाद ये दूसरी क्लॉज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़ इंक्रीज्ड सो मच, तो ये पूरा सेंटेंस है यहाँ तक। और उसके बाद फिर इसकी दूसरी क्लॉज स्टार्ट हो जाती है, दैट ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट, तो ये दैट के साथ दूसरी, और ही फाइंड्स, फाइंड्स प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, ही के साथ फाइंड्स आया है, ठीक है। फाइंड्स का ऑब्जेक्ट है इट, और इट कैसा है, इट को क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव डिफ़िकल्ट, तो ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टू मेक ईट एंड मीट, तो वैसे तो ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो ये टू मेक ईट एंड मीट ये भी ठीक है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है मेक ईट एंड कोई वर्ड नहीं होता है, ये टू मेक ईट एंड मीट ये एक तरह का एक्सप्रेशन हो गया, या इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आप इसको कह सकते हैं, या फ्रेज भी कह सकते हैं। तो ये जो है ये वास्तव में अंग्रेजी में मेक ईट एंड कुछ नहीं होता है। जिस तरह से हम बहुत सारी कहावतें यूज़ करते हैं हमारे जीवन में, तो वो कहावतें सेट होती हैं, और अगर कोई बात कहीं कही गई है और वहाँ पर वो कहावत का अर्थ लिया गया है, तो फिर वो कहावत ही वहाँ पर कही जाएगी, उससे मिलता जुलता कोई चीज़ नहीं वहाँ पर चलती है। तो इसी तरह से यहाँ टू मेक ईट एंड मीट नहीं होता है, बल्कि टू मेक बोथ एंड्स मीट होता है यहाँ। तो ये ईट एंड जो एक्सप्रेशन है यह एक्सप्रेशन सही नहीं है, टू मेक ईट एंड मीट की जगह पर हो जाएगा टू मेक बोथ एंड्स मीट। और वैसे भी देखिए ईच एंड अगर कहेंगे तो ईच एंड यहाँ सिंगुलर हो गया, ईच एंड के साथ में मतलब यहाँ मीट हो गया, तो ये भी ठीक नहीं है। हालांकि मीट जो है यहाँ बेयर इन्फिनिटिव की तरह है, तो टू मेक बोथ एंड्स हो जाएगा, टू मेक बोथ एंड्स मीट हो जाएगा यहाँ पर। ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें कोई ग्रामर नहीं है, यानी ईच एंड नहीं, कहावत में ईच एंड नहीं कहा जाता है, बोथ एंड्स मीट कहा जाता है इंग्लिश की कहावत में। हिंदी की कहावत में कहते हैं उसको 2 जून की रोटी भी बहुत मुश्किल से नसीब होती है। तो 2 जून की रोटी जो कहावत है उसी का एक ट्रांसलेशन कहिए, या उसी से मिलती हुई कहावत इंग्लिश की है, टू मेक बोथ एंड्स मीट, तो बोथ एंड्स मीट होती है, मीट होता है एक्सप्रेशन, इसलिए यहाँ पर टू मेक बोथ एंड्स मीट आएगा। एंड नेक्स्ट वन इज सेकंड सेंटेंस पर आते हैं। सेकंड सेंटेंस है, देखिए आप लोग, ही इंसिस्टेड ऑन हिज ऑर्डर्स बीइंग कैरीड आउट विद द लेटर। ही इंसिस्टेड ऑन हिज ऑर्डर्स बीइंग कैरीड आउट विद द लेटर। तो यहाँ पर देखिए ही इंसिस्टेड, एक बार आप करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। एंड अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर मैं आता हूँ। ही इंसिस्टेड देखिए यहाँ टेंस भी ठीक है, ही के साथ कोई चूँकि पास्ट टेंस है तो एस ई एस या सिंगुलर प्लूरल का कोई मैटर नहीं है यहाँ पर, तो ही इंसिस्टेड हो जाएगा। इंसिस्ट के साथ ऑन प्रेपोजिशन आता है, सो दिस इज ऑल्सो राइट, ही इंसिस्टेड ऑन हिज ऑर्डर्स। एंड ऑर्डर्स को क्वालिफाई करने के लिए बीइंग कैरिड आउट, ये पैसिव वॉइस में है। ऑर्डर्स की क्या क्या किया जा रहा है, बीइंग कैरिड आउट, तो उसने अपने ऑर्डर्स पर इंसिस्ट किया। ही इंसिस्टेड ऑन हिज ऑर्डर्स बीइंग कैरिड आउट। अब कैरिड आउट
ये किसकी वजह से या किसके कारण किए जा रहे हैं, बीइंग कैरिड आउट। तो यहाँ विद दी लेटर नहीं होगा, बल्कि यहाँ जो प्रेपोजिशन है ये गलत है। कैरिड आउट ये लेटर के कारण हो रहा है ये, तो इसलिए उसके लिए विद की जगह पर जो प्रेपोजिशन यूज़ किया जाएगा यहाँ वो टू किया जाएगा, बीइंग कैरिड आउट टू दी लेटर। इसलिए यहाँ विद नहीं होगा, विद की जगह यहाँ पर टू होगा प्रेपोजिशन, इसमें यही गलती है। थर्ड सेंटेंस पर हम चलते हैं। तो थर्ड सेंटेंस भी इसी तरह से देखिए, आई टेक एक्सेप्शन ऑफ योर रिमार्क अबाउट द बिहेवियर ऑफ राजेश। यहाँ देखिए आई टेक एक्सेप्शन ऑफ, यहाँ पहले ही उसमें आकर के देखते हैं। तो आप अपने ग्रामर की बुक्स वगैरह भी पढ़ करके देखिए, हमेशा वहाँ पर ग्रामर के रूल्स में हमेशा एक्सेप्शन एक्सेप्शन हर जगह लिखा हुआ होता है, और एक्सेप्शन के साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन आता है वह टू आता है, ना कि ऑफ आता है। तो इसलिए ये प्रेपोजिशंस जो है सर्टेन वर्ड्स के साथ सर्टेन प्रेपोजिशंस ही आते हैं, ये एक आदत होती है। हिंदी में भी हमारी एक आदत होती है, उसके अनुसार हम ये प्रेपोजिशंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी उस आदत के अनुसार ही प्रेपोजिशंस यूज़ होंगे। तो एक्सेप्शन के साथ प्रेपोजिशन जो आता है एक्सेप्शन टू आता है, ना कि ऑफ आता है। तो आई टेक एक्सेप्शन टू योर रिमार्क होगा, ना कि ऑफ योर रिमार्क होगा। सो दिस इज द मिस्टेक हियर, आई टेक एक्सेप्शन to your remark about the behavior of Rajesh, means what remark you are making or you have made about behavior of Rajesh, I take exception to that remark. And fourth point में देखिए, he is not worthy his salt if he fails at this juncture. He is not worthy his salt if he fails at this juncture. तो he is not, अगर हम शुरू से ही समझते हुए चलेंगे तो हम देखेंगे। पहले एक बार मैं आपको टाइम देता हूँ, आप इसको देखिए। he is not worthy his salt if he fails at this juncture. He is not worthy his salt if he fails at this juncture. अब देखिए यहाँ पर he is not worthy, worthy वर्ड जो है वह यहाँ पर worthy कभी भी इस तरह से किसी नाउन से पहले worthy नहीं आता है। मतलब नाउन से पहले आता है, लेकिन यहाँ तो यह नाउन से पहले और नाउन से पहले भी ये पजेसिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं उसको, या पजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, इससे पहले यह आ रहा है। तो इस जगह ऐसे नहीं आता है वर्दी। हम जो है हमेशा कहते हैं वर्दी टीचर्स, वर्दी पेरेंट्स, वर्दी लीडर्स, वर्दी गाइड, हम इस तरह से कहते आए हैं हमेशा। तो वर्दी का जो वास्तव में मतलब होता है वो किसी व्यक्ति की योग्यता से होता है, योग्य और योग्यता से होता है, यानी ये हमारी मानसिक योग्यता को दर्शाता है। वर्दी होता है, यह भी एडजेक्टिव है। एंड इसी का दूसरा फॉर्म होता है वर्थ। तो वर्थ जो है एडजेक्टिव भी होता है और वर्थ नाउन भी होता है। तो वर्थ जो होता है किसी व्यक्ति की वर्थ को जो शब्द दिखाता है उसको हम वर्दी कहते हैं। तो वर्थ जो होता है वो किसी के फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाता है या किसी की रेपुटेशन को दिखाता है। लेकिन वर्दी जो होता है, जब हम कहते हैं वर्दी टीचर्स, वर्दी पेरेंट्स, वर्दी चिल्ड्रन, तो वो यानी द चिल्ड्रन हु हैव द क्वालिटी और हु आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम देयर माइंड से, यानी जो अपने मस्तिष्क से मजबूत है, उनको हम वर्दी कहते हैं। हिंदी में वर्थ और वर्दी दोनों की ही अंग्रेजी योग्य होती है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए जो वर्दी है बी पार्ट में फोर्थ सेंटेंस में पढ़ रहा हूँ, और फोर्थ सेंटेंस में वर्दी जो है वो वर्दी ना आकर के यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी, एडजेक्टिव की वर्थ फॉर्म आएगी, और इसलिए इसको वर्थ हिज सॉल्ट कहा जाएगा। यानी हम कहते हैं वर्थ मनी मतलब पैसे की योग्य। ही इज़ वर्थ
अ सर्वेंट यानी वह एक नौकर के योग्य है। नौकर के योग्य मतलब उसको एक नौकर दिया जाना चाहिए। ही इज़ वर्थ अ जॉब यानी उसको एक जॉब के वह लायक तो है, उसको एक नौकरी दी जानी चाहिए। इस तरह से वर्थ का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हिज वर्थ इज़ वेरी हाई यानी उसकी जो योग्यता है या उसकी जो कैपेबिलिटी है या जो उसका जो स्टेटस रेपुटेशन है, उसका जो स्टेटस है रेपुटेशन है वो बहुत हाई है, तो उस सेंस में वर्थ होता है। तो यह वर्थ हिज सॉल्ट, ही इज़ नॉट वर्थ हिज सॉल्ट यानी वह उसके वर्थ हिज सॉल्ट एक एक्सप्रेशन है, तो इसलिए यहाँ पर वर्थ आएगा ना कि वर्थ ही आएगा। सो इफ़ ही फेल्स एट दिस जंक्चर ही इज़ नॉट वर्थ हिज सॉल्ट यानी कि वह उसके नमक के योग्य नहीं है। इफ़ ही फेल्स एट दिस जंक्चर, तो दिस इज हियर इन प्लेस ऑफ वथी बिकॉज वथी मतलब मानसिक योग्यता को दिखाता है और आर्थिक स्थिति को वर्थ दिखाता है, या किसी चीज़ पर आपका हक होता है, आपका राइट होता है, तो उसके लिए भी वर्थ आता है ना। योर वर्थ योर वर्थ ऑन द कंट्री ऐसे कह सकते हैं। तो हिज वर्थ ऑन द कंट्री, तो इस तरह से यहाँ वर्थ आएगा ना कि वर्दी आएगा। फिफ्थ सेंटेंस इज ही इज हैंड एंड ग्लव विद माई कजिन फॉर दिस न्यू फैक्ट्री प्रोजेक्ट। ये फिफ्थ सेंटेंस में पढ़ रहा हूँ। ही इज हैंड एंड ग्लव विद माई कजिन फॉर दिस न्यू फैक्ट्री प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर इसमें देखिए, आप एक बार देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं ही इज हैंड एंड ग्लव विद माई कजिन फॉर दिस न्यू फैक्ट्री प्रोजेक्ट। ही इज हैंड एंड ग्लव विद माई कजिन फॉर दिस न्यू फैक्ट्री प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, ही इज एक्चुअली हैंड एंड ग्लव नहीं होता है, ये पक्की दोस्ती के लिए ये एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हैंड एंड ग्लव नहीं होता है, बल्कि ए हैंड इन ग्लव होता है। ए हैंड इन ग्लव, एंड ग्लव नहीं होता है, ए हैंड इन ग्लव इस तरह से होता है। यानी उसकी पक्की दोस्ती है किसी व्यक्ति के साथ, यह कहने के लिए अ हैंड इन ग्लव कहते हैं। तो ही इज़ ए हैंड इन ग्लव विद माई कज़न यानी कि मेरे कज़न के साथ उसकी पक्की दोस्ती है। तो ही इज़ अ हैंड इन ग्लव विद माई कज़न, इसका ये राइट एक्सप्रेशन होगा फॉर दिस न्यू फैक्ट्री प्रोजेक्ट, ये इसका सही आंसर होगा। तो ही इज़ अ हैंड इन ग्लव होगा, एंड नहीं होगा यहाँ पर, एंड नहीं होगा, इन ग्लव होगा। तो इसको आप सही कर लेंगे। एंड सिक्स्थ सेंटेंस में क्या होगा? दे डिडंट पे any heed to their superiors instructions, I did neither। देखिए 6 को पढ़ करके देखिए एक बार सभी बच्चे, एंड क्या होगा? they didn't pay any heed to their superiors instructions, I did neither। they didn't pay any heed to their superiors instructions, I did neither। I did neither। They didn't pay any heed to their superiors' instructions, I did neither। तो यहाँ पर देखिए, they didn't pay any heed, this is very correct। didn't pay past में definite tense हो गया। any heed जब कोई नेगेटिव होता है तो उसके साथ any यूज़ होता ही होता है। इंट्रोगेटिव में भी any बहुत परिस्थितियों में यूज़ हो जाता है। heed का मतलब होता है अटेंशन, तो दिस इज़ वेरी राइट। हीड टू देयर सुपीरियर्स इंस्ट्रक्शंस, तो हीड के साथ प्रपोजिशन टू आता है। एंड अटेंशन जब वर्ड होगा यहाँ, हीड का मतलब अटेंशन है, अटेंशन टू देयर सुपीरियर्स इंस्ट्रक्शंस, तो ये भी वर्ड ठीक है यहाँ। अब यहाँ देखिए, आई डिड नाइदर। देखिए यहाँ पर अब इस सेंटेंस को देखिए कि दे डिडंट पे एनी हीड, मतलब दे डिडंट पे एनी अटेंशन टू देयर सुपीरियर्स इंस्ट्रक्शंस, यानी उन्होंने अपने सुपीरियर के इंस्ट्रक्शंस को कोई अटेंशन पे नहीं की। दिस इज द सेंटेंस हियर अप टू सी पॉइंट। अब यहाँ पर आई डिड नाइदर का मतलब है इन द सेम वे आई ऑल्सो डिड नॉट पे अटेंशन और डिड नॉट पे हीड टू माई सुपीरियर्स इंस्ट्रक्शंस।
आई डिड नाइदर का मतलब ये होगा, नाइदर मीन्स नॉट इवन आई। तो इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है आई डिड नाइदर, ये इस तरह से नहीं कहा जाता है, ये एक रिफ्लेक्सिव वे में कहा जाता है, या इसको आप इन्वर्जन भी कह सकते हैं। तो जब ये इस तरह से, तो इसको हिंदी में हम कहते हैं और ना ही मैंने, तो और ना ही मैंने के लिए हमेशा क्या जाता है एंड नाइदर डिड आई, इस तरह से कहा जाता है। यानी कि इसमें जो नेगेटिव एक्सप्रेशन है ये पहले आ जाता है, उसके बाद फिर ये ऑक्सिलरी वर्ब आती है और उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है। तो इस तरह से कहा जाएगा नाइदर डिड आई, यानी उन्होंने अपने सुपीरियर के इंस्ट्रक्शंस पर कोई ध्यान नहीं दिया और मैंने भी नहीं दिया, यानी तुमने अपने मम्मी पापा की बात नहीं सुनी और मैंने भी नहीं सुनी अपने मम्मी पापा की बात। तो यू डिड नॉट लिसन टू योर पेरेंट्स इंस्ट्रक्शंस या पेरेंट्स टॉक, नॉर डिड आई। तो यहाँ पर या तो नॉर डिड आई भी कर सकते हैं, ये दोनों सेम एक्सप्रेशंस होते हैं, नॉर डिड आई, या फिर आप कर सकते हैं नाइदर डिड आई। दोनों एक्सप्रेशंस ठीक हैं, लेकिन दोनों ही यहाँ इन्वर्स करके या इन्वर्ट करके लेके जाएंगे और ये हो जाएगा नाइदर डिड आई। इस तरह से हिंदी में भी कहते हैं मैं तो आज बाजार गया नहीं, तो दूसरा व्यक्ति कहता है और ना ही मैं गया, ठीक है। इसी तरह से एक बच्चा कहता है मैं तो आज सुबह जल्दी जगा नहीं, मैं तो लेट जगा, दूसरा भी कहता है और ना ही मैं जल्दी जगा, यानी मैं भी लेट ही जगा। तो इस तरह से नाइदर डिड आई यहाँ पर ये होगा, ना कि आई डिड नाइदर होगा। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। एंड देन सेवंथ पॉइंट इज एवरी पोएट गिव्स वॉइस टू हिज एंगर एंड हिज कंपैशन थ्रू हिज पोएम्स। तो यहाँ पर एवरी पोएट, एवरी यहाँ पर एक डिटर्मिनर की तरह आ रहा है, तो एवरी पोएट ठीक है। एंड पोएट के साथ में एस और एस आया हुआ है, मीन्स गिव्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एंड गिव्स का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वॉइस है, ये भी ठीक है। उसके बाद ये वॉइस किसको देता है ये वॉइस, तो इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर गिव का कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो उसके साथ प्रेपोजिशन टू आता है, तो इसलिए ये भी ठीक है। हिज एंगर एंड हिज कंपैशन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है। एंड थ्रू का मतलब होता है बाय द वे ऑफ, यूजिंग द वे ऑफ, तो उसके लिए थ्रू यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर थ्रू का एक्सप्रेशन भी ठीक है। अब थ्रू किसके, बाय यूजिंग द वे ऑफ, तो किसका वे यूज़ करते हुए, हिज पोएम्स, तो यूजिंग द वे ऑफ पोएम्स है, यूजिंग द प्लेटफॉर्म ऑफ पोएम्स, है ना, बाय द वे ऑफ पोएम्स इस तरह से कहेंगे। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही कैसा है, सही है, और इसमें इस तरह से कोई भी एरर नहीं है। तो एवरी पोएट गिव्स वॉइस टू हिज एंगर एंड हिज कंपैशन थ्रू हिज पोएम्स, ये सेंटेंस हो गया, राइट। इसलिए इसमें इसका जो एरर, इसका जो सेवंथ का जो आंसर है दैट विल बी ई। अगर मैंने इस तरह से अगर किसी के आंसर्स नहीं बताए हैं तो इसमें इसका जो क्वेश्चन नंबर वन का जो आंसर है दैट इज डी में प्रॉब्लम है, टू मेक बोथ हैंड्स मीट हो जाएगा। एंड इस तरह से ही इंसिस्टेड में ये पॉइंट डी में यानी पार्ट डी में प्रॉब्लम है, यहाँ विद की जगह टू हो जाएगा। एंड 3 में एक्सेप्शन के बाद यहाँ ऑफ आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 3 में ए पार्ट में मिस्टेक है। एंड 4th में ही इज़ नॉट वर्दी ही इज़ सॉल्ट में पार्ट बी में प्रॉब्लम है, यहाँ वर्दी की जगह पर वर्थ हो जाएगा। एंड ही इज़ अ हैंड इन ग्लव, तो यहाँ पर ए पार्ट में प्रॉब्लम है एंड ही इज़ अ हैंड इन ग्लव हो जाएगा। एंड 6th में दे डिडंट पे यानी ही, ये यानी डी में प्रॉब्लम है। एंड आई डिड नाइदर की जगह नॉर डिड आई या फिर नाइदर डिड आई हो जाएगा। इन द सेम वे एवरी पॉइंट, ये 7th सेंटेंस में पार्ट ई इसका आंसर है, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर है, तो इसका आंसर ई है। द पुलिसमैन नैब्ड अ नोटोरियस क्रिमिनल हु हैड बीन टेरराइजिंग, मैं 8th सेंटेंस पढ़ रहा हूँ और 8th क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। The police nabbed a notorious criminal who had been terrorizing builders and extorted money from them for the past 2 years. तो यहाँ पर देखिए द पुलिस nabbed a notorious criminal, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। nabbed का जो सब्जेक्ट है दैट इज द पुलिस एंड इसका ऑब्जेक्ट है
नोटोरियस क्रिमिनल एंड क्रिमिनल सिंगुलर है, दैट इज ओके। हु हैड बीन टेरराइजिंग, तो हु का एंटीसीडेंट क्या है, क्रिमिनल है, तो ये भी ठीक है, रिलेटिव क्लॉज हो गई है। हु हैड बीन टेरराइजिंग बिल्डर्स एंड एक्सटोर्टेड मनी फ्रॉम देम, तो यहाँ पर देखिए कि बिल्डर्स से पहले, यहाँ बिल्डर्स से पहले टेरराइजिंग वर्ब आ रही है, और टेरराइजिंग के बाद कौन सा क्या आ रहा है, एंड आ रहा है। एंड क्या होता है, एंड कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की विशेषता क्या होती है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की विशेषता यह होती है कि जब उससे पहले मतलब वो सेम पैटर्न के वर्ड्स को या सेम क्लास और सेम रैंक के वर्ड्स को वह ज्वाइन करता है। तो यहाँ पर देखिए एंड के बाद जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में है, एक्सटोर्टेड, और इससे पहले जो वर्ब में है वो है टेरराइजिंग। तो इनका क्लास सेम नहीं हुआ, या इनका रैंक सेम नहीं हुआ, या इनका पैटर्न सेम नहीं हुआ। सेम क्लास, सेम पैटर्न और सेम रैंक के वर्ड्स को यह ज्वाइन करता है। तो यहाँ पर ये तो थर्ड फॉर्म में हो गया, और ये आईएनजी फॉर्म में हो गया, और ये सेकंड और थर्ड फॉर्म में हो गया। तो दोनों का क्लास कैसा हो गया, अलग अलग हो गया। तो इसलिए ये यहाँ पर गलती है। यहाँ अगर ये एंड से पहले अगर टेरराइजिंग यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म में वर्ब आ रही है, तो एंड के बाद भी किस में आएगी, कंटिन्यूअस फॉर्म में वर्ब आएगी। इसलिए यहाँ टेरराइजिंग के बाद एक्सटोर्टेड की जगह पर क्या हो जाएगा, एक्सटोर्टिंग हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे खेल रहे हैं और चिल्ला रहे हैं उनको बुला लाओ, हम इस तरह से कहते हैं। जो चिल्ला चुके हैं और खेल रहे हैं, ऐसे हम नहीं कहते हैं। तो हम सेम टाइप की वर्ब हम यूज़ करते हैं एंड से पहले और बाद में। तो इसलिए जब एंड से पहले टेरराइजिंग मीन्स कंटिन्यूस फॉर्म में कोई वर्ब आई है, तो एंड के बाद भी कंटिन्यूस फॉर्म में ही वर्ब यहाँ पर आएगी। तो द पुलिस nabbed a notorious criminal who had been terrorizing builders, एंड यहाँ एक्सटोर्टेड क्या हो जाएगा, एक्सटोर्टिंग मनी फ्रॉम देम, ये हो जाएगा। सो द सी पार्ट इज द आंसर एंड नहीं सॉरी आई एम सॉरी, बी पार्ट इज द आंसर, एंड बी का एक्सटोर्टेड इज द रॉन्ग वर्ड हियर, एंड राइट करेक्शन विल बी एक्सटोर्टिंग। तो प्लीज़ इसको आपको देखने की आवश्यकता है, एंड आप देखिए इसको। एंड देन इज 9 पॉइंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं। एंड 9 पॉइंट है मैनेजर्स फ्रिक्वेंटली, 9th क्वेश्चन है मैनेजर्स फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर सिचुएशंस वेयर दे नीड हेल्प अदर्स सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो मैनेजर्स फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर सिचुएशंस, तो फ्रिक्वेंटली एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, एंड इनकाउंटर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट है, एस नहीं आया है क्योंकि मैनेजर के साथ में एस लगा हुआ है। तो मैनेजर्स फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर सिचुएशंस वेयर दे नीड प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, एंड इसके साथ भी एस और एस नहीं आया है क्योंकि इसका सब्जेक्ट प्लूरल है। लेकिन यहाँ पर देखिए दे नीड के बाद सीधा सा क्या आया है, वर्ब हेल्प आई है, यहाँ पर वर्ब हेल्प आई है। तो यहाँ पर ये देखिए कि वर्ब अगर हेल्प आई है तो ये दो वर्ब एक साथ नहीं हो सकती हैं। अगर दो वर्ब एक साथ है तो उनको किसी न किसी तरह से उनको अपनी फॉर्म चेंज करनी होगी, तभी दो वर्ब्स एक साथ आ सकती हैं। दोनों वर्ब्स एक साथ एक क्लास एक तरह से नहीं आ सकती है। तो इसलिए दे नीड, तो दे नीड तो सिंपल प्रेजेंट की मेन वर्ब हो गई, तो इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है। तो हेल्प को हम क्या बना सकते हैं और बना देना चाहिए, हेल्प को हम इन्फिनेटिव बना सकते हैं। तो दे नीड टू हेल्प हो जाएगा, वेयर दे नीड के बाद क्या हो जाएगा, टू हेल्प हो जाएगा। टू लगा करके हम इसको इन्फिनेटिव बना सकते हैं। तो वेयर दे नीड टू हेल्प अदर्स सॉल्व प्रॉब्लम्स, इसलिए पार्ट डी में मिस्टेक है, और इसमें हेल्प के साथ में टू लगाकर उसको इन्फिनेटिव बनाकर, तो नीड व्हाट दे नीड टू हेल्प अदर्स, तो यहाँ टू हेल्प नीड का ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी टू हेल्प जो है एक ऐसा इन्फिनेटिव बन जाता है जो नाउन फॉर्म में आकर के काम करता है और नीड का ऑब्जेक्ट बन करके काम करता है। तो इसलिए वेयर दे नीड टू हेल्प अदर्स सॉल्व प्रॉब्लम, यहाँ पर यह सेंटेंस बन जाता है। तो हेल्प के साथ टू आ जाएगा यहाँ, और इस तरह से करेक्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, तो इसलिए इसका जो करेक्शन है
वह डी पार्ट में है और हेल्प के साथ टू लगा करके इसको इन्फिनिटिव बना दिया जाएगा. And then 10th sentence or 10th question is from among various alternatives we should choose the one which is viable and consumes less time and energy. यहाँ पर हमको देखिए कि from among various alternatives, from preposition है, among भी preposition है, among various alternatives, various यहाँ adjective का काम कर रहा है. एंड ऑल्टरनेटिव्स यहाँ नाउन है, इसके साथ एस आया है, प्लूरल फॉर्म है इसकी. वी शुड चूज़, ये वर्ब हो गई, चूज़ मेन वर्ब हो गई, उसके साथ शुड आया हुआ है, दिस इज ओके. वी शुड चूज़ द वन चूज़ का ऑब्जेक्ट हो गया, और विच जो है इसका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया. द वन विच इज़ वायबल, तो वायबल क्या है यहाँ, वायबल एडजेक्टिव है. ठीक है, तो वायबल जब एडजेक्टिव हो गया तो एंड कंज्यूम्स, तो कंज्यूम क्या है, कंज्यूम तो वर्ब होता है, और कंज्यूम के वर्ब होने के साथ साथ उसमें एस और ईएस भी लगा हुआ है. तो एस और ईएस लगने का मतलब है सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया. तो यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई. एंड से पहले तो आया है एडजेक्टिव और एंड के बाद कंज्यूम्स, यानी कि फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो ये कैसे संभव है. और वायबल की जो वर्ब है वो इज है, तो कंज्यूम्स का सब्जेक्ट कौन है, वायबल का सब्जेक्ट तो क्या है, विच है. तो विच इज वायबल एंड विच इज कंज्यूम्स, ऐसे तो नहीं हो सकता. तो सीधी सी बात है, अभी हमने बात की थी कि एंड जो एक ऐसा कंजंक्शन है वो सेम रैंक, सेम पैटर्न और सेम क्लास के वर्ड्स को ही क्या करता है, ज्वाइन करता है, यानी कि जोड़ता है. तो वायबल अगर ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव है एंड से पहले, तो एंड के बाद आने वाला जो वर्ड है वो भी क्या होगा, उसको भी एडजेक्टिव होना होगा. तो इस कंज्यूम्स तो ये यहाँ वर्ब है, तो हम इसको एडजेक्टिव कैसे बना सकते हैं, यदि हम वर्ब फॉर्म को पार्टिसिपल फॉर्म बना दें, यानी कि आईएनजी फॉर्म में अगर हम इसको लिख दें तो ये यहाँ एडजेक्टिव हो सकता है और वायबल के इक्वल हो सकता है. तो विच इज़ वायबल एंड कंज्यूमिंग, ये कंज्यूमिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंज्यूमिंग हो जाएगा. तो ये पार्टिसिपल हो गया और पार्टिसिपल होकर के वायबल के इक्वल, यानी कि ये एडजेक्टिव बन गया. उसके बाद कंज्यूमिंग लेस टाइम एंड एनर्जी. तो यहाँ जो लेस है ये किस फॉर्म में है, हम ये कह रहे हैं कि लेस टाइम, किससे लेस टाइम, जो पहले हमारे पास ऑप्शन है उनसे लेस टाइम. तो इसलिए मतलब लेस जो है यहाँ हम कंपेरेटिव फॉर्म में कंपेरेटिव मीनिंग में लिख रहे हैं, और जब हम कंपेरेटिव मीनिंग में यहाँ लेस लिख रहे हैं तो हमको कंपेरेटिव फॉर्म में लेस को लिखना चाहिए, और इसलिए कंज्यूमिंग लेसर टाइम एंड एनर्जी यह हमको लिखना चाहिए, क्योंकि यह मीनिंग जो है, मीनिंग हमारा कंपेरेटिव है. तो इसलिए ये लेस जो है इसकी फॉर्म भी हमको किस में लिखनी होगी, कंपेरेटिव फॉर्म में लिखनी होगी. तो कंज्यूमिंग लेसर टाइम एंड एनर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा. तो इसका सही आंसर है दैट इज डी में कंज्यूमिंग. कंज्यूम्स को हमको क्या बदलना पड़ेगा, इसको पार्टिसिपल में चेंज करना पड़ेगा. एंड लेस को हमें किस में करना है, लेस को हमें कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करना है. लेस जो है पॉजिटिव डिग्री होती है, एज लेस एज इस तरह से हम कहते हैं. तो कंज्यूमिंग लेसर टाइम एंड एनर्जी इस तरह से यह हो जाएगा. नेक्स्ट योर 11th सेंटेंस इज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गुड रेन्स दिस ईयर. तो यहाँ भी देखिए, इस में भी आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप एक बार करके देखिए, पढ़ करके देखिए. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गुड रेन्स दिस ईयर, इसमें क्या है और क्या हो सकता है. अब मैं आपको एक क्लू भी दे देता हूँ कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो बी पार्ट में है. आप थोड़ा सा करके देखिए, आपकी समझ में क्या आ रहा है. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गुड रेन्स दिस ईयर. तो समझ करके देखिए. नाउ लेट मी डू इट फॉर यू. अब मैं करता हूँ इसको आपके लिए. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के साथ हमेशा टू आता है, प्रेपोजिशन फॉर नहीं आता.
क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम किसी चीज़ के लिए आशावादी हैं, तो उस आशावादी के लिए हम टू शब्द का प्रयोग करते हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, और टू के बाद भी क्या आता है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, या तो कोई गुड रेन्स जैसे आया है तो एडजेक्टिव प्लस नाउन है, ये चलेगा, या फिर यहाँ पर क्या आता है, जीरंड आता है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग गुड रिटर्न्स, या तो हम ऐसे लिखते हैं, अदरवाइज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड रेन्स। तो लुकिंग फॉरवर्ड, ये लुक फॉरवर्ड क्या है, ये जो है एक फ्रेज होता है, लुक फॉरवर्ड फ्रेज होता है, लुक फॉरवर्ड, और इसके साथ हमेशा टू आता है, सो लुक फॉरवर्ड टू इसी तरह से लिखा जाता है। तो इसलिए लुक फॉरवर्ड, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड रेन्स हो जाएगा यहाँ पर, टू रेन्स दिस ईयर। 12th sentence is there is, means 12th question is, there is a full justification to close down the units which are neither profitable nor serving, which are neither profitable nor serving। तो देयर इज फुल जस्टिफिकेशन, इसको एक बार आप लोग भी पढ़िए, देखिए, करिए कि इसमें कहाँ मिस्टेक है। देयर इज फुल जस्टिफिकेशन टू क्लोज डाउन द यूनिट्स विच आर नाइदर प्रॉफिटेबल नॉर सर्विंग एनी सोशल कॉज। देखिए, करिए, जरा करने की कोशिश करिए। देयर इज फुल जस्टिफिकेशन, यहाँ इज है, और इसके बाद में फिर फुल है जस्टिफिकेशन, जैसा कि ION है तो ये नाउन है। टू क्लोज डाउन द यूनिट्स, टू क्लोज डाउन ये इन्फिनेटिव है, एंड विच आर नाइदर प्रॉफिटेबल, विच आर नाइदर प्रॉफिटेबल, तो विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ये यूनिट्स के लिए यूज़ किया जा रहा है, यानी विच का एंटीसीडेंट यूनिट्स है। देखिए आप, तो मुझे बताने दीजिए आपको अब कि 12th सेंटेंस में कोई यहाँ गलती नहीं है। इट इज़ टोटली एब्सोल्युटली करेक्ट एंड देयर इज नो मिस्टेक। सो इसका जो आंसर है दैट इज ई। 13th क्वेश्चन पर हम आते हैं। 13th क्वेश्चन इज, प्लीज टेक डिलीवरी ऑफ द मटेरियल and acknowledgement at the earliest. Please take delivery of the material. Please take delivery of the material and acknowledgement at the earliest. Please take delivery of the material and acknowledgement at the earliest. तो मुझे लगता है आपने पढ़ लिया होगा, और अगर आप समझ रहे होंगे तो आपको आंसर मिल गया होगा, और जिन बच्चों को आंसर नहीं मिला है उनको मैं बता देता हूँ। दैट प्लीज़ टेक डिलीवरी ऑफ द मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल है उसकी डिलीवरी लीजिए, दिस इज़ द मीनिंग। एंड एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पर फिर से देखिए, प्लीज़ टेक डिलीवरी ऑफ द मटेरियल एंड तो ये एंड आ गया, और एंड के बाद क्या आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, और एक्नॉलेजमेंट क्या है, नाउन है। एक्नॉलेजमेंट जिनके लास्ट में MENT आ जाता है वो नाउन होते हैं, जैसे मैनेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट, तो क्या हो गया, नाउन हो गया। जबकि इससे पहले क्या आया है, एक्नॉलेजमेंट नाउन है, जबकि इससे पहले क्या है, टेक अ डिलीवरी ऑफ द मटेरियल। तो इसमें जो टेक है वो क्या है, मेन सेंटेंस, मतलब मेन पार्ट इसमें सेंटेंस का क्या है, टेक है, ठीक है। तो टेक क्या है, वर्ब है। तो जब प्लीज टेक वर्ब है तो एंड के बाद जो वर्ड आएगा वो भी क्या होगा, वो भी यहाँ पर वर्ब ही होगा। इसलिए यहाँ एक्नॉलेजमेंट की जगह हम क्या कहेंगे, हम कहीं भी जाते हैं और हम किसी व्यक्ति को कोई चीज़ दे दें तो हम ये क्या कहते हैं, लीजिए। जैसे पोस्टमैन गया, लीजिए यहाँ पर साइन करिए, लीजिए, तो लीजिए क्या है, वर्ब हो गया लीजिए, और यहाँ साइन करिए, तो साइन करिए क्या है, ये भी वर्ब हो गया। इसी तरह से प्लीज़ टेक डिलीवरी ऑफ द मटेरियल, यानी कि मटेरियल की आप डिलीवरी लीजिए, एंड एक्नॉलेजमेंट की जगह क्या हो जाएगा, एंड एक्नॉलेज मतलब साइन करिए या स्वीकार करिए या कहिए कि आपको यह सामान मिल गया है। तो एक्नॉलेज एट द अर्लीस्ट, और जल्दी से जल्दी या तो साइन करिए, मतलब इसका मतलब साइन करने से ही होता है, स्वीकृति देने से कि आपको यह मिल गया है, तो उस मिलने के लिए आप साइन ही करते हैं, तो साइन करिए या फिर एक्नॉलेज करिए, सीधी सी बात है। तो यानी यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट की जगह पर क्या होना चाहिए, चूँकि ये एंड से जुड़ा हुआ है, और एंड से पहले जो सेंटेंस है उसका मेन पार्ट क्या है, टेक है। टेक क्या है, वर्ब है, तो ये भी क्या होगा, एक्नॉलेज होगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं होगा, यानी यहाँ पर भी वर्ब फॉर्म ही हमको चाहिए।
14th sentence या 14th question is the officer had triggered a controversy by charging his superiors by ignoring his warning. By ignoring his warning, यहाँ पर ये देखिए तो इस सेंटेंस को भी करने की कोशिश करिए. The officer had triggered a controversy by charging his superiors by ignoring his warning. तो यहाँ पर द ऑफिसर हैड ट्रिगर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस है. पास्ट परफेक्ट टेंस अपनी जगह पर ठीक है. अ कंट्रोवर्सी ट्रिगर्ड का ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ तक कोई गलती नहीं है. द ऑफिसर हैड ट्रिगर्ड अ कंट्रोवर्सी, तो कंट्रोवर्सी तक तो कोई गलती है नहीं. ऑफिसर के साथ आर्टिकल भी आया है विच इज़ क्वाइट यूजफुल, वो भी ठीक है. बाई चार्जिंग, अब वो कंट्रोवर्सी कैसे ट्रिगर की, तो बाई चार्जिंग मतलब उसका जो वे है वो क्या है, दैट इज बाई चार्जिंग हिज सुपीरियर्स. ये भी यहाँ तक सुपीरियर्स तक भी ठीक है, लेकिन बाई इग्नोरिंग, बाई चार्जिंग हिज सुपीरियर्स बाई इग्नोरिंग नहीं होता है. ये एक फ्रेज होता है विद डूइंग समथिंग. चार्ज somebody with doing something, ये एक फ्रेज होता है. किसी पर दोष लगाने के लिए चार्ज somebody with doing something होता है, यानी चार्ज के बाद फिर आप somebody लिख रहे हैं और somebody के बाद फिर आप क्या लिखेंगे, with लिखेंगे. with के साथ फिर कोई ing फॉर्म में आप verb लिखते हैं. तो इसलिए ये जो फ्रेज है ये क्या है, चार्ज somebody with doing something होता है. तो यहाँ पर by की जगह पर with doing something के मीनिंग को देखते हुए बाई की जगह पर क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा. और बाई चार्जिंग हिज सुपीरियर्स विद इग्नोरिंग हिज वार्निंग, यानी कि अपनी वार्निंग इग्नोर करने का चार्ज लगा करके उसने एक नई कंट्रोवर्सी पैदा कर दी. तो द ऑफिसर हैड ट्रिगर्ड अ कंट्रोवर्सी बाई चार्जिंग हिज सुपीरियर्स विद इग्नोरिंग हिज वार्निंग. ये विद इग्नोरिंग हिज वार्निंग क्या है, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऑलरेडी लिखा हुआ है. बाई चार्जिंग हिज सुपीरियर्स with ignoring his warning, तो with doing something, charge somebody with doing something, ये फ्रेज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी लिखा हुआ है, वहाँ देखा जा सकता है. और मैक्सिमम चीज़ें जो मैंने यहाँ बोली हैं वो सब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आपको मिलेंगी, सब उसी से ली गई हैं. तो सब मिलेंगी उसमें देखी जा सकती है, पढ़ी जा सकती हैं, सीखी जा सकती है. एंड तो इसलिए यहाँ जो प्रॉब्लम थी वो इसमें डी पार्ट में थी और बाई इग्नोरिंग की जगह पर विद इग्नोरिंग आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि ये एक फ्रेज होता है चार्जिंग समबडी विद डूइंग समथिंग फ्रेज होता है किसी को दोष लगाने के लिए. तो इसलिए यहाँ पर विद इग्नोरिंग इज वार्निंग आ जाएगा. 15th सेंटेंस इज had we been alone, part A, had we been alone, we would have contented ourselves with any plain food that give us strength. फिर से पढ़िए, had we been alone, we would have contented ourselves with any plain food that give us strength. तो यहाँ पर देखिए had we been alone, ये एक कंडीशनल क्लॉज हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गया. Had we been alone, had we been alone means if we had been alone. तो ये फॉर्मल होता है. फॉर्मल वे में जब लिखा जाए तो had we been alone, और इनफॉर्मली लिखते हैं तो if we had alone, if we had been alone, तब ये ऐसे हो जाते हैं. तो had we been alone means if we had been alone. तो अगर if क्लॉज है और उसके साथ had थर्ड फॉर्म आया है तो दूसरी क्लॉज में क्या आता है, would have थर्ड फॉर्म आती है. तो यहाँ would have प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है. we would have contented, तो यहाँ तक तो पार्ट बी तक तो ये सेंटेंस सही है. अब contented का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ourselves with any plain food, तो ये भी content somebody with something, ये भी फ्रेज होता है content somebody with something. तो content ourselves with any plain food, यानी किसी भी कोई भी सादा खाना खा करके हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते. that, तो that के बाद क्या है, that give us strength. तो give यहाँ पर give का कोई टेंस नहीं पता चल रहा है. तो that food तो सिंगुलर है, तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो उसके साथ gives होना चाहिए, राइट. तो इसलिए यहाँ that gives, जो देता है हमको या जो देता, ये कहेंगे. हालांकि चूंकि ये
यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे स्थिति में होगा ये सेंटेंस, तो इसलिए दैट गिव्स यहाँ ज़्यादा सही है। वैसे तो यहाँ दैट वुड गिव अस ऐसे भी कह सकते हैं और दैट वुड हैव गिवन अस भी कह सकते हैं, लेकिन चूँकि वो खाना हमेशा एक मतलब ऐसी स्थिति है जो रिपीटेड हैबिट या रिपीटेड एक्शंस दिखाने वाली स्थिति इसमें आती है, तो इसलिए दैट गिव्स अस स्ट्रेंथ, यानी कि चूँकि दैट इसके सब्जेक्ट को हम दैट समझें या प्लेन फूड समझें, दोनों ही स्थितियों में दोनों ही सिंगुलर है, तो इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यहाँ गिव के साथ एस आना चाहिए और इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस हो जाता है, तो इसलिए दैट गिव्स हो जाएगा। और इस तरह से इसका बी पार्ट में मिस्टेक है, डी पार्ट को हमको सही करना चाहिए। तो ये जो था ये दैट वाज द 15th सेंटेंस। अब हमारे पास है 16th सेंटेंस। 16th सेंटेंस इज ही वॉज क्वाइट श्योर दैट नन ऑफ दैम वर अवेयर ऑफ द ट्रुथ। तो एक बार कोशिश करिए, ही वॉज क्वाइट श्योर दैट नन ऑफ दैम वर अवेयर ऑफ द ट्रुथ। ही वॉज क्वाइट श्योर दैट नन ऑफ दैम वर अवेयर ऑफ द ट्रूथ। तो अब यहाँ पर देखिए, मुझे ट्राई करने दीजिए, बताने दीजिए। तो अब जो आपका जो इसमें मिस्टेक है वो देखिए आप, ही वॉज क्वाइट श्योर, यहाँ तक ये ठीक है। दैट नन, नन जो है वह यहाँ नन का मतलब होता है नॉट एनी वन, तो यह सिंगुलर हो जाता है और सिंगुलर होने के साथ जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आती है वह भी क्या आती है, वह भी सिंगुलर आती है और इसलिए नन ऑफ दैम वॉज अवेयर आता है, ना कि वर अवेयर आता है। तो सिंगुलर के साथ इस तरह से सिंगुलर वर्ब, नन के साथ इस तरह से सिंगुलर वर्ब आती है और सिंगुलर के रूप में वर्ब क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। तो नन ऑफ दैम वॉज अवेयर ऑफ द ट्रूथ, ये सेंटेंस हो जाएगा एंड इन दिस वे ये सेंटेंस सही है। 17th क्वेश्चन में, बाय द टाइम ही वन इज कमीशन द सीनियर ऑफिसर्स हैड टू स्टार्ट सीकिंग एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। बाय द टाइम 17th एक बार फिर से पढ़ लीजिए, बाय द टाइम ही वन इज कमीशन द सीनियर ऑफिसर्स हैड टू स्टार्ट सीकिंग एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। तो यहाँ पर देख लीजिए, बाय द टाइम ही वन इज कमीशन किस में है, ये सिंपल पास्ट टेंस में है। बाय द टाइम ही वन इज कमीशन या सिंपल पास्ट टेंस में है। द सीनियर ऑफिसर्स हैड टू स्टार्ट सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। हम अगर इस सेंटेंस को पढ़े हैं तो दोनों सेंटेंसेस को पढ़ करके जिस सेंटेंस या जिस सेंस या जिस अर्थ की ओर ये सेंटेंसेस इशारा कर रहे हैं, उस अर्थ की ओर अगर हम देखें तो हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए या समझना चाहिए कि इसमें दो एक्शन हो रहे हैं। एक तो स्टार्ट सीकिंग एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, वन इज दिस स्टार्ट सीकिंग एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, यानी दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट ढूंढना शुरू कर देना। एंड दूसरा और एक एक्शन है वन हैज कमीशन। तो हमें यहाँ पर ये देखना चाहिए कि ये दो एक्शन है और दोनों ही लगभग पास्ट के एक्शन है। तो पहला कौन सा है, मतलब कौन सा एक्शन पहले हुआ, कौन सा एक्शन बाद में हुआ, या क्या दोनों एक साथ हुए, क्या दोनों आगे पीछे हुए। आगे पीछे हुए तो कौन सा पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वन इज कमीशन, ये जो सेंटेंस है, ये जो एक्शन है, ये बाद में होता है और हैड टू स्टार्ट सीकिंग एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर ये पहले होता है। जब ये एक्शन पहले होता है तो पहले होने वाले एक्शन के लिए हम, अगर कोई पास्ट में दो काम हुए हैं और एक काम पहले हुआ है और दूसरा काम बाद में हुआ है, तो पहले हुए काम के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं और बाद में हुए काम के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। इस स्थिति को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर वन हैज कमीशन ये बाद में हुआ है, तो इसके लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया गया है। तो इसलिए द सीनियर ऑफिसर्स हैड स्टार्टेड, यानी कि जो दूसरा है ये पहले काम शुरू किया गया था, स्टार्ट सीकिंग एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, यानी कि पार्ट सी में यहाँ पर मिस्टेक है और यहाँ पर हैड टू स्टार्ट के स्थान पर क्या होना चाहिए, हैड स्टार्टेड सीकिंग एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, ये यहाँ पर हो जाएगा। हैड टू स्टार्ट का मतलब हैड स्टार्टेड सीकिंग एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, ये यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से करेक्शन हो जाएगा। तो इस करेक्शन को करें। देयर इज मिस्टेक इन सी पार्ट, हैड टू स्टार्ट विल बी चेंज्ड इनटू हैड स्टार्टेड,
क्योंकि ये काम पहले शुरू हुआ था और पहले ही खत्म हुआ, तो इसलिए ये पास्ट परफेक्ट में आएगा। 18th question is he has even venturing into areas which he had shunned. तो he has even venturing into areas which he had shunned. Which he had shunned मतलब ये past perfect में है, और जो उसने छोड़ दिया था, तो यहाँ has even venturing ये कोई अपने आप में कोई सेंटेंस नहीं होता है, ना ही कोई टेंस फॉर्म होती है। he has आया है तो has के साथ या तो हमको वेंचरिंग किसमें कहना चाहिए, ही हैज़ वेंचर्ड कहना चाहिए, तब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ही हैज़ इवन वेंचर्ड इनटू एरियाज, यानी जिन एरियाज को उसने पहले शन कर दिया था, अवॉइड कर दिया था, छोड़ दिया था, जिन एरियाज को उसने पहले, उन एरियाज में वह वेंचर्ड कर चुका है। या तो ये इसका मीनिंग ये होगा, या फिर ही हैज़ इवन बीन वेंचरिंग, he has even been venturing into areas, दोनों में से कोई सा भी कर देंगे, दोनों ही फॉर्म ठीक हो जाएंगे। तो he has even ventured into areas भी हो सकता है, और he has even been venturing into areas भी हो सकता है। तो इसमें जो प्रॉब्लम या मिस्टेक है दैट इज इन पार्ट बी, और इसलिए पार्ट बी में प्रॉब्लम है, एंड द करेक्शन विल बी he has even been venturing into areas, और he has even ventured into areas। इसमें मैंने जानबूझ करके नहीं लिख रहा हूँ मैं, ताकि आप फिर दोबारा से भी इसको चाहें एक्सरसाइज को तो दोबारा से कर लें। अगर मैं इस पर कुछ लिख दूंगा तो फिर ये आप दोबारा से एक्सरसाइजेस को नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं इस पर कोई अपनी तरफ से कोई नोट या कोई शायरी नहीं बना रहा हूँ। अगर इसको बार बार देखेंगे आप, तो बार बार इसको हमेशा आप इसको हमेशा नहीं लगेगी, और मेरे बोलने से पहले आप चाहें मेरी बातें सुन करके मेरे बोलने से पहले, आंसर बताने से पहले ही अगर आप इसको कर सके तो अच्छा होगा। 19th सेंटेंस इज, ये मैंने वेंचर्ड बता दिया 18th का। 19th सेंटेंस और 19th क्वेश्चन इज, इट इज द टेम्पल वेयर रिलीजियस राइट्स आर सेलिब्रेटेड एज दे वर फॉर सेंचुरीज। तो जहाँ देखिए, एक बार करने की कोशिश करिए, फिर मैं आता हूँ। इट इज़ द टेम्पल वेयर रिलीजियस राइट्स आर सेलिब्रेटेड एज दे वर फॉर सेंचुरीज। फिर से पढ़िए एक बार। इट इज़ द टेम्पल वेयर रिलीजियस राइट्स आर सेलिब्रेटेड एज दे वर फॉर सेंचुरीज। इट इज़ द टेम्पल वेयर रिलीजियस राइट्स आर सेलिब्रेटेड एज दे वर फॉर सेंचुरीज। ये है। अब यहाँ पर देखिए कि इस सेंटेंस को देखिए, इट इज़ द टेम्पल वेयर रिलीजियस राइट्स आर सेलिब्रेटेड, ये पैसिव वॉइस में है। रिलीजियस राइट्स सब्जेक्ट है, तो उसके साथ राइट्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो उसके साथ आर उसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, आर सेलिब्रेटेड एज दे मीन्स एज का मतलब है इन द फॉर्म और इन द वे दे वर। तो यहाँ पर क्या है, दे वर फॉर सेंचुरीज। तो फॉर सेंचुरीज क्या दिखाता है, फॉर सेंचुरीज दिखाता है कि पीरियड ऑफ मैनी 100 ईयर्स, मतलब 1 सेंचुरी 2 सेंचुरी, यानी ये जो दिखाने की कोशिश है वो यह है कि मंदिर में इट इज़ द टेम्पल वेयर रिलीजियस राइट्स आर सेलिब्रेटेड, वहाँ जो रिलीजियस राइट्स हैं, जो धार्मिक रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, वो सेलिब्रेट किए जाते हैं ठीक वैसे ही। एज दे मतलब ठीक वैसे ही, सेलिब्रेटेड एज दे ठीक वैसे ही, जैसे दे, तो ठीक वैसे ही जैसे, तो ये किस तरफ इशारा करता है, ये लॉन्ग पीरियड की ओर इशारा करता है। और जहाँ फॉर आता है, तो फॉर जब आ रहा है फॉर सेंचुरीज, तो सीधी सी बात है कि फॉर किस टेंस की ओर इशारा करता है, फॉर हमेशा करता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर। तो इसलिए एज दे जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर इशारा करता है, तो क्या हो जाएगा, एज वर्क को यहाँ से हटा देंगे, और वर्क को हटा करके एज दे हैव बीन फॉर सेंचुरीज, यानी जैसे मतलब बहुत पहले जैसे सेलिब्रेट किया जाता था रिचुअल्स को या राइट्स को टेम्पल में, आज भी वैसे ही उनको परफॉर्म किया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। तो एज दे हैव बीन फॉर सेंचुरीज हो जाएगा, यानी ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा, परफेक्ट टेंस हो जाएगा और पैसिव वॉइस में हो जाएगा कि ठीक उसी तरह से जैसे कि सैकड़ों साल पहले या जैसे पहले
सैकड़ों साल पहले से होती आई है, जिस तरह से राइट्स जो है परफॉर्म होते आए हैं, पूजा पाठ जैसे होते आए हैं, सेलिब्रेट करते आए हैं, आज भी टेंपल में ठीक वैसे ही सेलिब्रेट किया जाता है। 20th सेंटेंस इज नाउ, एंड 20th सेंटेंस है, ये हमको बताता है ही हैड बिगन टू डेवलप द क्वालिटीज दैट ही वाज गोइंग टू नीड इन लेटर ईयर्स। यहाँ पर देखिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप समझने की कोशिश करिए कि इसमें क्या सही है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए एंड बताइए कि क्या इसमें सही है और क्या सही हो सकता है। थोड़ा सा देखिए, वैसे देखिए आप, एक बार पढ़ लीजिए सेंटेंस को। पढ़ना है, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है he had begun to develop the qualities that he was going to need in later years। एक बार फिर से पढ़ लीजिए इसको और देखने की कोशिश करिए, बताने की कोशिश करिए कि इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है। और अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। इसमें he had begun to develop परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस है, to develop इसमें begin की ये ऑब्जेक्ट है और ये नाउन फॉर्म में इन्फिनेटिव है। the qualities to develop की अब ऑब्जेक्ट the qualities है, qualities को कनेक्ट करने वाला that he was going to need, ये एक क्लॉज है। एंड कब, ये इन लेटर ईयर्स, ये क्या है? ये एक एडवर्बल फ्रेज है, तो यहाँ पर बात खत्म हो गई, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है। 21 सेंटेंस में शॉक्ड ऑफ फाइंडिंग एन अननोन पर्सन द आर्मी ऑफिसर ब्रिस्कली कॉट होल्ड ऑफ हिम। इसमें देखने की कोशिश करिए क्या मिस्टेक है, फाइंड आउट करिए। एक बार पढ़िए, शॉक्ड ऑफ फाइंडिंग एन अननोन। तो यहाँ पर देखिए, शॉक्ड जो है, शॉक्ड ऑफ नहीं होता है, शॉक्ड बाई होता है, तो यहाँ पर ऑफ की जगह बाई आ जाएगा। शॉक्ड बाई फाइंडिंग एन अननोन पर्सन, इस तरह से ये सेंटेंस यहाँ पर से हो जाएगा, आगे कहीं कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। शॉक्ड बाई फाइंडिंग एन अननोन पर्सन द आर्मी ऑफिसर ब्रिस्कली कॉट होल्ड ऑफ हिम। एक अननोन पर्सन को देखा आर्मी ऑफिसर ने, तो तुरंत ही उसको पकड़ लिया। तो शॉक्ड बाई फाइंडिंग एन अननोन पर्सन ये हो जाएगा, नॉट शॉक्ड ऑफ फाइंडिंग हो गया। वेल, 22nd एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज द कंजेशन ऑन द स्ट्रीट्स मस्ट बी सीन टू बिलीव। इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम या मिस्टेक हो सकती है। द कंजेशन ऑन द स्ट्रीट्स मस्ट बी सीन, तो मस्ट बी सीन देखिए यहाँ किसमें है, मस्ट बी सीन का ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर टू बिलीव है, तो इसलिए मस्ट बी सीन जब पैसिव वॉइस में है तो इसका ये ऑब्जेक्ट है जो 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 इन्फिनेटिव है, तो ये भी किस में जाएगा, ये भी पैसिव वॉइस में जाएगा, इसलिए टू बिलीव की जगह ये भी टू बी बिलीव्ड हो जाएगा। द कंजेशन ऑन द स्ट्रीट्स मस्ट बी सीन टू बी बिलीव्ड, विश्वास किए जाने के लिए देखा जाना चाहिए, इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। ये क्रैश कोर्स की बहुत ही पहली एक्सरसाइज है एंड इसके बाद फिर मैं आपको अब कल दूसरी एक्सरसाइज अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस की एक्सरसाइज 1 में आपको दूंगा, जिसमें मैं समझता हूँ कि 7-8 क्वेश्चंस, 6-7 में भी 9-10 क्वेश्चंस होंगे एक एक्सरसाइज में। तो इस एक्सरसाइज के लिए कल आप तैयार रहिए। कल जिस समय लगभग आपको आज ये एक्सरसाइज मिल रही है, इसी समय ये एक्सरसाइज कल आपको मिलेगी। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।